हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुलदीप गौतम ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपको बहुत बेहतरीन से टॉपिक। और वो बेहतरीन टॉपिक है, ये जेई एडवांस 2014 में आया था। तो यहाँ पर था क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इस पर Q, इस पर 2Q और इस पर 4Q है। ये इसकी रेडियस कैप R/2 है, इसकी रेडियस कैपिटल R है और इसकी रेडियस 2R है। तो इसमें कह रहा है चार्ज Q, 2Q एंड 4Q, Q, 2Q एंड 4Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन अ थ्री थ्री डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 नाम दिया है ना। और इनकी रेडियस है, इनकी जो रेडियाई है वो कितनी है, R/2, दूसरे वाले की है R और तीसरे वाले की है 2R रेस्पेक्टिवली। एज सोन इन फिगर, if if magnitude of the sphere first, second and third are E1, E2 and E3 respectively, यानी कि इस पर E1, इस पर E2 और इस पर E3 है। तो इसमें इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, E1, E2 एंड E3 में क्या रिलेशन होगा। तो ये जो है आपका 2014 में आया था, इसे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। और फिर मैं आपको तैयार करता हूँ, तो पुश कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर से खुद से ट्राई कीजिए, फिर दोबारा से देखता हूँ। चलिए, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि E1 होगा, इस वाले स्फीयर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर। इसमें से दो क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन तो ये बनाएंगे कि इसके लिए ये जो P पॉइंट है, जो उसमें एग्जाम में पूछा गया था वो P पॉइंट के लिए पूछा गया था। तो दूसरा हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट को हटा देंगे, फिर से अलग से कैलकुलेशन करेंगे, वो सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं पहले। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K अपॉन, K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना। Q अपॉन, पहले वाले पे चार्ज कितना था Q, अपॉन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से E2 इज इक्वल टू K Q अपॉन, और दूसरे वाले पर Q कितना है 2Q, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। इसी तरीके से E3 इज इक्वल टू K, और उस पर चार्ज कितना है 4Q, अपॉन वैल्यू कितनी है R, कितनी है ये बताओ, कितना लें इसे, कितना ले लूं, 2R ले लूं, 2R का स्क्वायर। कौन सा है, 2R का स्क्वायर। 2R का स्क्वायर करेंगे तो इससे वैल्यू क्या हो जाएगी, E3 इज इक्वल टू K 4Q अपॉन 4R स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो E3 इज इक्वल टू कितना आ गया, KQ अपॉन R स्क्वायर। बोलो हाँ, या इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर ले लें, कितना ले लें स्मॉल आर, इस वाली वैल्यू को R ले लें। तो R अगर हम लेते हैं तो बात हमारी कितनी बनती है, E3 इज इक्वल टू 1K इंटू 4Q अपॉन कौन सा है, कैपिटल R स्क्वायर। E3 यानी कि कहने का मतलब ये हो गया,
E3 इज इक्वल टू 4KQ अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब कौन ज़्यादा हो गया, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 1। तो इसके हिसाब से तो बात जो बनती है, सबसे ज़्यादा E3, फिर उससे कम E2 और फिर उससे भी कम E1, यानी कि D ये होना चाहिए। गलत है ये गलत है। चेक करिए। दूसरा वाला कितना था, 4Q लिया था ये, तो इसमें Q3 क्या है, Q3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, Q1 के बराबर है। और Q3 और Q1 आपस में किसी भी इक्वेशन में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट तो बताए थे बहुत सारे। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा अब इसे। इसमें जब हमने यहां लिखा है डाई इलेक्ट्रिक, तो डाई इलेक्ट्रिक वर्ड पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है ना, तो डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया कि यहां पर जो चार्ज है वो, जो इस पर चार्ज है उतना चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, तो इस पर चार्ज लेने के लिए क्या करना होगा, इस पर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस अंदर वाले के लिए तो Q इज इक्वल टू किस पे, छोटे वाले के लिए तो स्मॉल q इज इक्वल टू, उस दिन जो वैल्यू कैलकुलेट की थी जब दोनों के रो स्मॉल r इज इक्वल टू रो कैपिटल R लिखा था, तो जब दोनों के ये इक्वल हो जाएगा तो Q अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई RQ। तो जो अंदर वाला है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर, और जो बाहर वाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई और कैपिटल R, और कैपिटल R के लिए 2R का स्क्वायर, और इस पे चार्ज कितना था 4। ठीक है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इस Q की जो वैल्यू होगी, इस Q की जो वैल्यू होगी, ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो इस स्मॉल q की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 4Q अपॉन R। ये सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई आपकी, यहाँ पर Q आना चाहिए और यहाँ पर भी Q आना चाहिए। तो ये Q हो जाएगा, तो इसकी वजह से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये कैंसिल, और ये वाली बात हो जाएगी आपकी RQ यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8RQ। अब ये RQ और ये RQ तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो स्मॉल q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2, कितना हो जाएगा Q अपॉन 2। अब जब ये Q अपॉन 2 हो जाएगा तो अब मैं E3 की बातें करता हूं जो कैंसिल है, तो ये वाला Q कहां पे पुट होगा, तो उसके लिए ये तो बात आपकी गलत है तो इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये भी आपकी बात गलत थी, है ना, तो इसको भी हटा देते हैं। चलिए, यहां तक सही है, यहां सही है, कितना होगा, कैलकुलेशन सही है। इसी तरीके से अब E3 कैलकुलेट करते हैं, तो E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू अंदर वाले पर चार्ज कितना है स्मॉल q अपॉन अंदर वाले की रेडियस कितनी है R स्क्वायर, और इस Q की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो E3 इज इक्वल टू K इंटू Q की वैल्यू कैपिटल Q के रेस्पेक्टिव Q अपॉन 2 अपॉन R स्क्वायर। तो फाइनली वैल्यू आ गई आपकी
E3 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r², के क्यू अपॉन 2r²। तो इसका मतलब इसमें अपॉन में 2 है, इसमें मल्टीप्लाई में 2 है, इसमें, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बन जाता है E2 बड़ा है किससे, E1 से, और E1 बड़ा है E3 से। चेक करो, ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, देख लीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिए, और जब ना बने तो सोचिए, यहाँ रेडियस इक्वल थी, यहाँ रेडियस इक्वल थी, यहाँ भी रेडियस इक्वल थी, तो फिर चार्ज क्यू है, 2q है, 4q है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो, कोई ना कोई कॉज तो होगा। इससे तो हमें पता है कि बाहर क्या होता है, इसके पता है हमें स्फीयर पे क्या होता है, इस पर तो हमने जो कंडीशन बताई थी उस दिन बहुत अच्छे से बोला था किस किस बात पर आपको ध्यान देना है, तो उसमें से एक वर्ड चुराया है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर होगा तो अच्छा होगा आपके लिए। चलिएगा नेक्स्ट, अगली वाली बातें करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, और ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे अभी जैसे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसमें कह रहा है सम ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम। कितना है, 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इन दोनों का जो सम है वो बोल रहा है 9 माइक्रोकूलम का है। कितने का है, 9 माइक्रोकूलम का है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज, और इन दोनों के बीच में जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, 18 न्यूटन। कितनी है, 18 न्यूटन। एंड डिस्टेंस बिटवीन, और इन दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r इज इक्वल टू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 1 मीटर, 1 मीटर। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, ये जो चार्ज है हमने Q1 Q2 लिए हैं, इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। खुद से ट्राई कीजिए फिर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ये दो चार्ज हैं, इसकी वैल्यू Q1 है और इसकी वैल्यू Q2 है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, और इस डिस्टेंस की वैल्यू हमको उसने दे दी है स्मॉल r इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो f इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो f की वैल्यू हो जाती है 18 इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 पता नहीं, Q2 पता नहीं, अपॉन वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस 0.1 का होल स्क्वायर। जैसे 0.1 का, तो इससे इसको, तो ये हो जाएगा 0.2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 हो जाएगा, है ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9। तो मैं इसको सीधा एक ही बार में लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 20 इंटू 10 की पावर 0.02, 0.02 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इज इक्वल टू Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। फिर से देखिएगा, तो मैं इसको थोड़ा सही से और लिख रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ 20 इंटू 10 की पावर, 20 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 9 है, तो ये दो, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू Q1 एंड Q2। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। ये सारी वैल्यू मैंने यूज कर ली है, इसको हटा देता हूँ, है ना। अब
मल्टीप्लाई आ गया दो चार्ज का, और ये अब कैसे इसको से इसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए। तो यहाँ एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू रूट में कितना, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। चेक करके देखिए, खोल लीजिए इसे, चाहो तो खोल सकते हो आप इसे, इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, इस वजह से कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू। तो अब हमारे पास में ये पता है हमको Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रो है, 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस के 6 हो गया, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस के 4 इंटू Q1 की वैल्यू, Q1 Q2 की वैल्यू कितनी थी, 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। तो अब इसको हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए कितना, 81 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 और माइनस के इन दोनों का मल्टीप्लाई 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। फाइनली वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। और रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब आपको दे रखा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम, और दूसरा है Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम। और कैलकुलेशन करेंगे, ऐड किया दोनों को, 2Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 माइक्रो कूलम, और Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो कूलम। तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करने वाली ये वाली बात है, इसको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हेन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड इन 1 मीटर, दो चार्ज हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, इसकी वैल्यू है Q और इसकी वैल्यू है माइनस के 3Q, है ना। और ये दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। एक माइनस का है, एक प्लस का है। आपको कैलकुलेट करना है कि वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताइए, इस E को क्या इन दोनों चार्ज के बीच में ले सकते हैं, देखिए खुद से ट्राई कीजिए। तो इसे इन दोनों के बीच में अगर लेते हैं तो क्या कंडीशन पे ध्यान देना है हमें, इसके रेस्पेक्टिव जब ये पॉइंट P यहाँ लिया जाएगा, इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, तो इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो ये तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है दोनों, है ना। तो E1 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उधर, और इसी से E2 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, तो आंसर है E2 की डायरेक्शन। सर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जब ये दोनों एक ही साइड में हो जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। अगर थीटा 0 बनता है तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो E1 प्लस E2 होगी, वेक्टर से E1 प्लस E2 होगी, सिंपल है। जब E1 प्लस E2 होगी तो इसका मतलब ये पॉइंट P इन दोनों के बीच में तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो किस साइड लेंगे, तो सर या तो इस साइड लो या इस साइड लो, है ना, इसके उधर या इसके इधर। अगर हमने मान लो इधर ले लिया, कहां पे ले लिया ये पॉइंट,
यहाँ ले लिया, तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने कितना मान लेना है, x, और हमसे इसी x की वैल्यू उसने हमसे पूछी है ना। तो अब e के लिए अब डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएंगी, तो अब तो ये वाली बात तो है ही नहीं हमारे पास में, इसको तो हटा दीजिए, है ना, ये वाली बातें हमारे पास में नहीं है। तो अब क्या करना है, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, r इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना, दोनों के बीच में। तो अब यहाँ से जब कैलकुलेट किया जाएगा इस पॉइंट पर, तो E1 की डायरेक्शन चेक करो, ये तो आ गई E1 की डायरेक्शन, और इस पे कितना है -3 की, तो E2 की डायरेक्शन चेक करो, ये कितना हो जाएगा, चेक करो, यहाँ पर 180 तो बन गया, 180 तो बन गया, और जहां 180 बनेगा तो रिजल्टेंट वैल्यू में कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 नहीं, माइनस के E2 वाली फॉर्म आएगी, 180 बनेगा तो ये आएगा। तो इसमें बोला है E इज इक्वल टू 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, E1 कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, इसका मतलब हो गया E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, इसे पॉइंट P मान लेते हैं, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो E1, और इसके रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम क्या बोल देंगे, E2 बोल देंगे, ठीक है। अब मैं वैल्यू रखता हूं इसकी, तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, पहला वाला चार्ज कितना है, कैपिटल Q, पहला वाला चार्ज कितना है, कैपिटल Q, अपॉन कितना है, R प्लस, और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस डिस्टेंस उधर कितना है स्मॉल x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q, माइनस तो कंसीडर किया नहीं जाता, डायरेक्शन के लिए कंसीडर किया जाता है, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये और ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये q और ये q भी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ बनेगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर ये भी कैंसिल, है ना। तो अब जो कैलकुलेशन होने वाली है 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 1.732 1.732 अपॉन एक्स। अब इस x को जब मैं यहां लेकर के आऊंगा और इससे यहां लेकर के जाऊंगा तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, माइनस की। इसका मतलब ये डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट भी गलत है। क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझ लीजिए। मैं पहले बता दे रहा हूं कौन कौन सा, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है और नई बातें हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम बोर्ड एग्जाम में हैं या हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो कंडीशन हमें बिल्कुल प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर कंडीशन आपको प्रॉपरली पता है तो ही आपका जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बेहतर करेंगे, ठीक है ना। तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये कैलकुलेशन की जाएगी, इस x को यहाँ लेकर के आएंगे और इसको यहाँ लेकर के जाएंगे, तो इस वैल्यू को जब इधर x की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस की आएगी, और जब वैल्यू माइनस की आएगी तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इस साइड नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट को अब चेंज करते हैं। तो जब पॉइंट को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, अब देखो फिर से, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ है, इस साइड में। ये पॉइंट कितना, डिस्टेंस कितनी है x मान ली, इस पॉइंट का नाम P। तो E1 की डायरेक्शन चेक करो और इस E2 की डायरेक्शन चेक करो, ठीक है। आज यहां पर भी यही वही एंगल बन गया 80 का, 180 का। ये वाली बात अप्लाई होगी, ये वाली बात अप्लाई होगी, ये वाली बात अप्लाई होगी, लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा,
इसकी जगह पे चेंज है। तो अब इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए। तो इधर जो बात आने वाली है आपकी वो है E1 के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। अब ये जो कटना था कट गया, इसको 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/1 + x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से वैल्यू 1/x इज इक्वल टू √3 का 1.732 अपॉन 1 + x। इस x को इधर लेकर के आओ 1 + x को, तो 1 + x इज इक्वल टू 1.732x। तो इस x को इधर लेकर के जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 1.732 माइनस के 1 इंटू में x। तो फाइनली वैल्यू x इज इक्वल टू 1/0.732 और इससे जो भी डिवाइड होकर के आएगी वैल्यू वही आपका आंसर होगा और इतने मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन अच्छा था, देखिएगा। अच्छा, अब कुछ मुझे बच्चों ने बोला है कि आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम 28 तारीख से होने वाले हैं। 28 को नहीं, 1 तारीख को यूपी बोर्ड का एग्जाम है। तो 28 तारीख को मैं कुलदीप गौतम आपको ऑनलाइन आऊँगा और ऑनलाइन शाम को 4 बजे से हमारी क्लासेस होंगी, जिसमें मैं मैराथन करने की कोशिश करूंगा। कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम होगा और 4 से 5 घंटे में तो मैंने उसके लिए कुछ समरी तैयार की है जो मैं इसके बाद में आपको बताने वाला हूं। तो वो क्या है, देखिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल विशेष करके ध्यान दें। हमारा फोकस हर उस बोर्ड पर है जिसके बच्चे इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा कोशिश की है मैंने। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड का जो 30% डिलीट पोर्शन है, 30% जो डिलीट है उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। तो वो कौन सा है, 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ठीक है, इसी बार का है उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा। ठीक है, और ये सेशन भी चेक कर लीजिए, 22-23 की बातें कर रहे हैं हम, है ना। तो इसमें पहला जो फर्स्ट चैप्टर है, पहली इकाई है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो तो कंप्लीट का, तो उसमें से एक ही टॉपिक को हटाया है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो गॉस के नियम से। तो ये वाला जो टॉपिक था ये इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो आप इसको तैयार ना करें, ठीक है ना। अपने अगर आपके पास में किसी से के नोट्स हैं तो उनमें टिक कर लें, इसको आपको तैयार नहीं करना है। ठीक है, सेकंड में है आपका विद्युत धारा वाले चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ये टॉपिक था, वैसे सिंपल टॉपिक हैं ये, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड, इसको भी हटा दिया। और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम। श्रेणी क्रम पार्श्वक्रम का मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम का मतलब लिखते हैं समांतर, समांतर। तो ये समांतर क्रम में जो संयोजन था प्रतिरोधों का, उन दोनों टॉपिकों को हटा दिया गया। तो इसको भी अगर आपने सर ने तैयार करा दिया हो तो इनको भी दोनों को टॉपिकों को हटा दीजिए। ये आपकी सेकंड इकाई है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है, अगला है आपका थर्ड इकाई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है ना। इसके बाद में बीच में एक चैप्टर और रह गया है, उस चैप्टर का पूरा कंटेंट आपका आने वाला है। ठीक है, तो उसमें से किरचॉफ लॉ वगैरह जो है वो पूरा का पूरा कंटेंट आने वाला है, उसको प्रॉपर तरीके से। वैद्युत धारता वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा, वैद्युत विभव वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा आने वाला है। सब कुछ तरीके से कर लें उसे, ठीक है ना।
लास्ट ईयर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको डिलीट कर दिया गया था, अब की बार सारी हैं। और मैं आपको बता दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज लेकर के जब आ रहा हूँ मैं 28 तारीख को, तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करूँगा। आप लाइव जरूर आइए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश कीजिए हमसे, जिससे कि अगर हम कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं तो सबके साथ करना चाहिए। तो यही प्लान है, क्योंकि मैं मथुरा से हूँ और आपको बता दूं कि हम लोगों के कृष्ण की जन्मभूमि है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जिसके भी साथ करें हम अच्छा करते रहें। हमारा प्लान बहुत यही है, जो कुछ भी हो अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए। हम बाकी हट जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस समय बच्चों के साथ आना चाहिए। तो आपका अगर सहयोग मिलेगा तो मैं अगर किसी का अच्छा कर पाया तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को, कि मैंने अपने जीवन में कोई एक कार्य तो अच्छा किया। अगर उसमें आप सहयोग दे सकते हैं तो ज़रूर सहयोग देना चाहिए आप लोगों को। और आप लोगों को मेरे साथ में आकर के मेरा सहयोग जितना कर सकते हैं आप करिएगा। मैं भी आपके सहयोग में बैठा हुआ हूँ, तैयार हूँ। और आपके भी कोई अगर डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट वगैरह करके मुझे बता दीजिए, कि अगर तो मैं उनको भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करने की। और हो सकता है जितना भी 3 से 4 घंटे का टाइम अगर मेरा लगता है, तो मैं बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट और वो जो इस बार की समरी तैयार की है मैंने, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो पढ़िएगा जरूर, मन लगा करके पढ़िएगा। बस अब की बार एग्जाम में बहुत कुछ हिट करना है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत किया होगा तो आप उस वीडियो को पढ़ने के बाद में इतने आश्वस्त हो जाएंगे, खुद में इतना सुकून मिलेगा आपको कि मेरा कल एग्जाम है। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, कल एग्जाम है और एग्जाम के लिए आप इतने तत्पर होंगे कि बस अब तो तुरंत करा लो। ये उस वीडियो में ये आपको आने वाला है। ठीक है, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग है, कोशिश करूँगा कि कुछ बेहतर हो जाए, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस उसमें से होंगे। ठीक है, चलिएगा अब आगे। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण, देखिएगा ये वाला जो टॉपिक है, चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत। अक्ष के अनुदिश का मतलब होता है अक्षीय अवस्था में, और अभिलंबवत का मतलब होता है निरक्षीय अवस्था में, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा है इसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। यहाँ पे लिखा है बल आघूर्ण, तो उसे हम विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण भी बोलते हैं। ये वाला भी कंसेप्ट आपको हटा दिया गया है। अनुचुंबकीय, प्रत्युचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण सहित ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक थे, हटा दिए गए हैं। विद्युत चुंबक तथा इसकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले स्थायी चुंबक। यानी कि मैं आपको अगर ये बात कहूं कि चैप्टर नंबर 5 की मोस्टली चीज़ों को हटा दिया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से, चैप्टर नंबर 5। और जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं वो कुमार मित्तल पढ़ते हैं भाई, तो कुमार मित्तल वालों के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें से हटा दी गई हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं, जो रह गई हैं उनको भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो ये वो लाइव सेशन में ही होंगी सारी चीज़ें, वही पढ़ाऊंगा जो लाइव जो इस बार आ रहा है। ये डिलीट वाला है, वो सब कुछ हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले से बता दे रहा हूँ, एक बार सबको बता दीजिए, सबको पता हो जाए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हम किसी के साथ अगर अच्छा करेंगे तो निश्चित ही हमारे साथ अच्छा होगा। ये धारणा के साथ में हमें काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। आगे कह रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में यहाँ पर एक वैल्यू हुआ करती थी शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। शक्ति गुणांक प्रत्यावर्ती धारा में मिलेगा, वाटहीन धारा प्रत्यावर्ती धारा में मिलेगी। तो ये प्रत्यावर्ती धारा वाला जो आपका टॉपिक है, इसमें से 2 टॉपिक हटाए गए हैं। ये भी छोटे छोटे टॉपिक थे, ना भी हटाते तो भी हम करा देते, हटा दिए गए, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और इसमें लास्ट इसमें जो बचता है आपका, ये चैप्टर नंबर 8 बनता है एनसीईआरटी के हिसाब से, कुमार मित्तल के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 बनता है। और उस 12 में से आपको विस्थापन धारा की आवश्यकताएं हटा दी गई हैं। विस्थापन धारा नहीं हटाई, विस्थापन धारा की आवश्यकताएं हटाई गई हैं। कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ लें, जो हटाया है वही हटाना है।
ठीक है ना। बाकी में से पेपर आएगा तो उसमें से भी मैंने बहुत कुछ निश्चित किया है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं मैं। चलिए, अब इसके बाद में ये जो बातें थी हमारी, वो पहले खंड की बातें थी, और यहाँ से जो दूसरा भाग है हमारा, वो दूसरा भाग स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रकाश की, यानी कि ये आपकी अगली यूनिट बन जाती है। तो इसमें से जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड की चीज़ें थी उनको मोस्ट ऑफ हटा दिया गया है। आप भी अपने दिमाग से ढंग से देख लें और उसको ना पढ़ें। जैसे प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, यानी ये गोल प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वगैरह वो जो टॉपिक थे वो वाली चीजें। गोलीय दर्पण वो भी हटा दिया गया है। दर्पण सूत्र, यानी कि दर्पण सूत्र कौन सा होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसकी बातें कर रहा है, यानी ये भी हटा दिए। प्रकाश का प्रकीर्ण, आकाश का नीला वर्ण, सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्त लाभ दृष्टिगोचर होता है, ये सारी चीजें आपके हटा दें। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विवेदन क्षमताएं, ये काफ़ी अच्छे टॉपिक हुआ करते थे, अब इसको भी हटा दिया गया है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से में। ध्रुवण हटा दिया, समतल ध्रुवित प्रकाश हटा दिया, ब्रूस्टर का नियम हटा दिया, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों के उपयोग हटा दिए गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। प्रकाश का परावर्तन, अगर वैसे ये तो आपका चैप्टर नंबर 9 की ही बातें हो रही हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। कुमार मित्तल के हिसाब से, जो बच्चे कुमार मित्तल पढ़ते हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 13 की बातें कर रहा है। 13 को हटा दिया, 13 में से ये हटा दिया, 13 का ही है ये भी 13 का है। प्रकाश का प्रकीर्ण, ये सब कुछ 13, यानी कि लगभग आपका 13 चैप्टर कंप्लीट पूरा हट ही चुका है, ठीक है। अब उसमें चैप्टर नंबर 13 के बाद में 14 में से कुछ नहीं हटाया है, ठीक है ना, 14 में से भी कुछ नहीं हटाया है, और 15 जो प्रिज्म वाला है उसमें से भी कुछ नहीं हटाया है। प्रिज्म के बाद में जो मानव नेत्र है उसमें से भी कुछ नहीं हटाया, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी, यानी कि ये 17वां चैप्टर है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विवेदन क्षमता, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को ये, यानी कि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, यानी मैं आपसे ये कह सकता हूं कि चैप्टर नंबर 17 से तो बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो चैप्टर नंबर 13 से बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, और चैप्टर नंबर 17 से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इसे बिल्कुल टाइम जाया ना करें इस पे, ठीक है ना। आगे ध्रुवण, पोलराइजेशन में से प्रकाश का ध्रुवण है, ये इसको हटा दिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश ये भी हटा दिया। ब्रूस्टर का नियम है, ये भी हटा दिया। समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी कि हमारी जो, और पोलेराइड, हमारी जो बुक का ये रे ऑप्टिक्स है, ये वाली जो, सॉरी ये वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव ऑप्टिक्स में से भी हमारा काफ़ी कुछ हटा दिया गया। यहाँ से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाती है, तो वेव ऑप्टिक्स में से जो हाइगेंस के सिद्धांत है, हाइगेंस के सिद्धांत वगैरह आ रहे हैं, व्यतिकरण आपका पूरा प्रॉपरली आ रहा है, विवर्तन पूरा आ रहा है। विवर्तन के बाद में जो ध्रुवण है, प्रकाश का ध्रुवण, एक लगभग चैप्टर, वो पूरा का पूरा चैप्टर है, तो इसमें से एक मेलस का नियम जरूर बच जाता है, वही एक आ रहा है इसमें, मेलस का नियम। तो मेलस के नियम के पे इन्होंने बातें नहीं की, बाकी मोस्ट ऑफ चीज़ें इन्होंने हटा दी गई हैं, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है आपका प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, ये 21वां चैप्टर बनता है कुमार मित्तल के हिसाब से, और एनसीईआरटी में ये मिसलेनियस में, मतलब उस कंबाइंड में दे रखा है, तो उसमें तो हम कह नहीं सकते, ये चैप्टर नंबर 10 में है, आपको ये समझना है। आगे कह रहा है सेकंड, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, तो इसमें से आपका लास्ट में है डेविसन जर्मर प्रयोग, है ना। तो डेविसन जर्मर प्रयोग, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, मतलब यह तो हटा ही दिया है पूरा का पूरा, ठीक है ना, इसको बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन इसमें जो कुछ भी बचा है ना, वो बहुत गजब का है भाई, उससे 100%, जैसे इसमें से मैं बता दूं आपको, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है उसे, ठीक है ना। चलिएगा, अब
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी अच्छे से ले लीजिए आप, है ना। अब इसमें अगली वाली बात है परमाणु तथा परमाणु तथा नाभिक। तो इसमें देखिएगा, यहाँ से भी आपको बता देते, रेडियो एक्टिविटी पूरी हटा दी, अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें और उनके गुण, रेडियो एक्टिव 6 नियम, रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या, उनके साथ में परिवर्तन, इस हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिवता लगभग लगभग ये आपका पूरा चैप्टर सा ही खत्म कर दिया। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पर जो हाफ टाइम वगैरह है रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए, हाफ टाइम वगैरह है, वो उससे उसे जरूर पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी चीज़ें हटा दी गई हैं और जो बचा है वो मैं करा दूंगा आपको, और बड़े ही लिमिटेड समय में कराऊंगा, आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी से, ठीक है। जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, यानी कि ये वाला जेनर डायोड वाला जो लास्ट वाला चैप्टर रह जाता है उसमें से भी ये चीज़ें हटा दी आपकी गई हैं। इसके बाद में एन पी एन, पी एन पी एन, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह ये बच्चे हैं, इनको सब कुछ कराने वाले, सबको कम्प्लीटली कराने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं ऐसे जो मोस्टली आते रहते हैं। अब देखिएगा इसमें जो तैयार किया गया था, जब हट जाता है तो उसके बाद में जो बचा है वो यहाँ पर 35 नंबर का ये हो जाता है और 35 का ये हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से एग्जाम आता है। देखिए बेटा, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम कैसे आता है। तो एग्जाम में चीज़ें जो तैयार की गई हैं, 35 की बातें करें तो एग्जाम के लिए आपको बताया गया है इसमें पहला जो इसमें 9 क्वेश्चन होते हैं बेटा। 9 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें करीब लगभग 6 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स, 6 भी रख देते हैं, कभी कभी 5 भी रख देते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन भी होते हैं, कभी कभी 5 भी होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक क्वेश्चन होगा और एक और करके, यानी कि इसके ऑप्शनल में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, इसमें भी एक और इसके फिर एक ऑप्शनल में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, एक और इसके भी ऑप्शनल में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और इसके भी एक होगा और वो भी इसके ऑप्शनल में आएगा, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं। कभी कभी कोई अच्छे सर होते हैं तो वो यहाँ पर भी एक आध कभी कभार छोड़ देते हैं आपको ऑप्शन में देने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो इसमें आपको क्वेश्चन वही 3.25 घंटे मिलेंगे, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होती है, बाकी का जो टाइम है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको कैसे प्लान करना है, तैयार करिएगा अपने आप को अच्छे से, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए। 28 तारीख के लिए बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उन बच्चों को पहुंचा सकूं मैं कि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है वो भी पढ़ लें और वो भी पास हो जाएं, ठीक है ना। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।